वेलकम क्लास। तो कल हमने हार्मोन्स के बारे में और अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था और हम ऋणात्मक पुनर्भरण सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हमने ये कहा था कि हार्मोन की जो मात्रा है वो फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा निर्धारित जो है वो की जाती है। तो फीडबैक जो है वो नेगेटिव टाइप का हो सकता है या पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है। ये क्या होते हैं इनको अगर हम देखें यहाँ पर, तो मान लीजिए कि सिंपल सरल अवस्था में यदि दो परिवर्ती पदार्थ ए और बी के रेफरेंस में अगर हम इनको देखें, तो यदि ए की सांद्रता बढ़ाने से बी की सांद्रता भी बढ़ रही है तो इसको धनात्मक पुनर्भरण कहा जाता है। ओके। और अगर ए की सांद्रता घटाई जाए और बी की सांद्रता बढ़ती है तो इसको नेगेटिव फीडबैक जो है वो कहा जाता है। यानी किसी एक सब्सटेंस की सांद्रता घटने पर दूसरे की सांद्रता बढ़ जाती है तो इसको नेगेटिव फीडबैक जो है वो कहा जाता है। तो स्तनियों में अधिकांशतः जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम पर ही काम करती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो इंसुलिन की एक निश्चित मात्रा जो है वो रक्त में हमेशा रहती है और यदि इसकी मात्रा बढ़ती है तो हमारा जो पेंक्रियाज है उसकी जो बीटा सेल हैं वो संश्लेषण को संदमित कर देता है। ये बढ़ी हुई मात्रा जो है वो बीटा सेल से होने वाले संश्लेषण को कम कर देता है और यदि इंसुलिन की रक्त प्रवाह में कमी हो जाती है तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में अधिक इंसुलिन का सिक्रीशन जो है वो कर देते हैं। यानी एक सब्सटेंस की अगर कमी हो रही है तो दूसरा सब्सटेंस जो है वो अधिक होने लग जाता है। इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और इससे हार्मोन एच का सिक्रीशन जो है होता है जो कि अपना टारगेट ऑर्गन टीजी है। तो टीजी जो है वो एक पदार्थ आर रिलीज करता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड को प्रभावित करके हार्मोन के स्रवण को घटा देता है। इस प्रकार का नियंत्रण कौन से हार्मोन के लिए काम में लाया जाता है? एक तो इंसुलिन जो कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है और इसी तरह से ग्लूकेगोन जो कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। पैराथॉर्मोन जो कि प्लाज्मा में कैल्शियम आयन को नियंत्रित करता है। थायरोकैल्सिटोनिन जो कि प्लाज्मा में कैल्शियम आयन का गेन और एल्डोस्टेरोन जो कि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को नियंत्रित करता है। तो जैसे हम पैरा हार्मोन की बात करें, हमने यहाँ पर ये कहा है कि ये आपका हाइपोथैलेमस है जो कि इनहिबिटरी एक्टिविटी हार्मोन जो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रिएट करता है और आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ट्रोपिक हार्मोन रिलीज करती है जो कि टारगेट टिश्यू के ऊपर पहुंच करके और आपका इससे सिक्रीशन जो है वो करवाता है। तो इसका सिक्रीशन अगर अधिक होने लगता है तो ये ट्रोपिक हार्मोन के लेवल पर भी और आपका इनहिबिटरी हार्मोन जो हाइपोथैलेमस है वहां पर भी नेगेटिव फीडबैक के द्वारा इसके सिक्रीशन को कम कर देता है। ठीक है। दूसरी चीज जो हुई कि आपका जो टारगेट टिश्यू है वो रिलीजर सिक्रीट करता है ट्रोपिक हार्मोन के लेवल पर यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड पर और इन टर्न पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस को नेगेटिवली कंट्रोल करती है, उसको नेगेटिव फीडबैक देती है जिससे कि आपका ये सिक्रीशन जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से ऋणात्मक जो पुनर्भरण है उसका नियंत्रण इस तरह से किया जाता है। इसी तरह से एक और सब्सटेंस है आपका, दो और अलग तरह के सब्सटेंस है हार्मोन से। एक हो गया आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, इनको सबसे पहले सीमेन में खोजा गया था और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है मेल में एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है होगा शायद इनके बारे में। और बाद में ये पाया गया कि इसी तरह के कुछ सब्सटेंस जो है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आमाशय में, इंटेस्टाइन में, स्प्लिन में और एडिनल और नेत्र और वसीय ऊतकों में भी पाया जाता है। इनका जो प्रभाव है वो बहुत अधिक क्षेत्रों में होता है। जैसे इनमें ऑक्सीटोसिक प्रभाव होता है तो ये निरोधक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। टोटल 20 टाइप्स के प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो आइसोलेटेड किए गए हैं जो कि वास्तव में ऑक्सीजनेटेड फैटी एसिड हैं जिनमें कि 20 कार्बन जो हैं वो पाए जाते हैं। ऐसा सब्सटेंस है जो कि 20 कार्बन चेन से मिलकर के और बना हुआ होता है।
एक और आता है फिरामोन, एक अलग चैप्टर है, वहां पर और अपन डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। ग्रीक भाषा में इसका अर्थ होता है उत्तेजन करने के लिए वहन करना। तो एक्चुअली फिरामोन क्या है, हार्मोन से अलग ये शरीर के बाहर स्रावित किए जाते हैं, जो कि अपनी ही जाति के सदस्यों के व्यवहार को परिवर्तित करने का काम जो है वो करते हैं। शुरुआत में इनको एक्टो हार्मोन नाम दिया गया था, लेकिन बाद में कार्लसन और ब्यूटेंडेंट ने इनको फिरामोन का नाम दिया था। ये इसका एक अलग चैप्टर है हमारे फिरामोन्स का, वहां पर इसके बारे में और डिटेल से हम वहां पर बात करेंगे। ओके, तो अब आप आ जाइए कि हार्मोन जो हैं उनके लक्षण क्या है। इस चैप्टर में एक्चुअली हमें ये भी पढ़ना है कि हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कि वो किस प्रकार से अपनी टारगेट ऑर्गन्स पर जाता है और अपनी क्रियाएं वहां पर ये करवाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हार्मोन के कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो क्या है, कि पहली चीज कि ये टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि इनका कार्यस्थल जो है वो विशिष्ट होता है, निश्चित होता है। दूसरी चीज कि हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के हार्मोन जो हैं वो स्रावित किए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक हार्मोन का स्रावण एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, और रुधिर में इनकी मात्रा जो है वो कोऑर्डिनेट करती है इस चीज को, कि सिक्रीशन बढ़ना है या सिक्रीशन कम होना है। नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक की बात हम यहाँ पर कर रहे थे। तो हार्मोन जो है एक्चुअली करते क्या है, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं या बायोकेमिकल रिएक्शन जिनको हम कह रहे हैं, और मेटाबॉलिज्म की दर को या तो घटाते हैं या बढ़ाते हैं, लेकिन ये स्वयं कोई नई क्रिया जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो हार्मोन जो है वो आपका ब्लड और शारीरिक ऊतकों से निकल करके और लगातार अनुत्तेजित होते रहते हैं, तथा शरीर से ये इनका फंक्शन पूरा हो जाने के बाद में पित्त और मूत्र के द्वारा बाहर निकलते रहते हैं। इनमें जो सिक्रीशन हो रहा है उसकी दर जो है वो स्थिर नहीं होती है। ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आवश्यकता जो है वो किस प्रकार की है, यानी स्रावी उत्तेजना की प्रकृति और तीव्रता के ऊपर ये निर्भर करता है। देन ब्लड में ये सिक्रीट कर दिए जाते हैं, लेकिन इनकी मात्रा जो है वो बहुत कम ब्लड के अंदर आपको ये पाई जाएगी। अपने टारगेट ऑर्गन पर पहुंचने के बाद में ये कुछ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, उनके साथ में जुड़ जाते हैं। मैकेनिज्म जब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से और बात करेंगे। हार्मोन का सिक्रीशन एक स्पेसिफिक सिक्रीटरी रिलीजिंग फैक्टर के कारण से होता है, यानी एक विशिष्ट प्रकार की स्रावी उत्तेजना जब मिलती है तब एक विशिष्ट हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो करता है। इनको अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचना होता है, तो ये आसानी से कोशिका झिल्ली से डिफ्यूज हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं। देन जल में घुलनशील जो है वो होते हैं, और जब इनका फंक्शन पूरा हो जाता है तब ये मेटाबॉलिक सिस्टम से नष्ट कर लिए जाते हैं, एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। लेकिन हमारे शरीर में इनका संग्रहण जो है वो नहीं किया जा सकता है। हार्मोन से मिलता जुलता एक सब्सटेंस होता है एंजाइम। डाइजेशन में हमने विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो हैं वो पढ़े हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी हैं। तो इनमें क्या क्या समानताएं होती है, क्या अंतर होते हैं, इसके ऊपर 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो पहली चीज तो हम बात करें कि दोनों ही ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। हम जानते हैं कि जो एंजाइम है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट नहीं होंगे, एंडोक्राइन से हार्मोन होंगे सिक्रीट, और जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो कहते हैं। और हार्मोन और एंजाइम दोनों ही मिलकर के और जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं शरीर में उनको प्रभावित करने का काम ये करते हैं। और जिस तरह से हार्मोन विशिष्ट क्रिया करता है उसी तरह से एंजाइम भी स्पेसिफिक होता है। ये हम डाइजेशन में इसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, और दोनों ही उत्प्रेरक की तरह से ये काम करते हैं। उत्प्रेरक जो है वो उस क्रिया में इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन उस क्रिया की मात्रा को, रेट ऑफ रिएक्शन को ये बढ़ा देता है। अब इनमें अंतर क्या है, दोनों में कुछ अंतर भी हैं। पहली चीज हम बात करें अगर मॉलिक्यूलर वेट की, तो हार्मोन जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं, यानी कि इनका अणुभार जो है वो एंजाइम की तुलना में कम होता है। केमिकली देखें अगर हम, तो एक वेरी जो वैरायटी है
उस टाइप के ये हो सकते हैं। सिंपल अमीनो एसिड हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, या कैटकॉलएमीन्स जो है वो हो सकते हैं। जबकि अधिकांश एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन के होते हैं। यहाँ आपके बुक में लिखा है केवल प्रोटीन्स के बने होते हैं, लेकिन आप जानते हैं इसके अंदर कि इसका जो प्रोस्थेटिक पार्ट है वो नॉन प्रोटीनेसियस भी होता है, यानी इसके साथ में प्रोटीन और कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो लगा हुआ रह सकता है। इसी तरह से ओरिजिन अगर हम देखें इनका, तो हार्मोन जो है वो डक्टलेस ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं और सीधे रुधिर के अंदर ये सिक्रीट जो है वो कर दिए जाते हैं। जबकि एंजाइम जो हैं वो आपके बाह्य स्रावी ग्रंथियों के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ग्लैंड ऐसी होती हैं जो कि एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन होती हैं। जैसे पेंक्रियाज है आपका, पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है एक्सोक्राइन एक्टिविटी के द्वारा, और उसमें जो आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस है वो आपका इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन जो है उनके द्वारा किया जाता है। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो हार्मोन जो हैं वो रासायनिक क्रिया के बाद में विघटित हो जाते हैं, और या तो ये बाइल जूस के द्वारा या यूरिन के साथ में इनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन एंजाइम जो हैं वो रीयूजेबल होते हैं। ये एक बार रासायनिक क्रिया के अंदर भाग ले लिया इन्होंने, तब भी उसके बाद में ये दोबारा क्रियाओं में भाग ले सकते हैं। और टारगेट तक किस प्रकार से जाते हैं कि ये ब्लड के द्वारा हार्मोन जो हैं वहां पर पहुंचाए जाते हैं, जबकि आपका जो एंजाइम है वो नलिकाओं के द्वारा, जैसे पेंक्रियाटिक डक्ट जो है, कॉमन पेंक्रियाटिक बाइल डक्ट और ये मिल करके आपका आहारनाल के अंदर आ रही है। ओके, हार्मोन जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर भाग नहीं लेते हैं, केवल उनकी क्रियाशीलता को ये प्रभावित करते हैं। जबकि एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, इसलिए इनको हम बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। और हार्मोन की कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से एंजाइम की कमी या अधिकता से भी रोग जो है वो उत्पन्न हो सकता है। रासायनिक प्रकृति की बात करें तो हमने कहा था कि बहुत अलग अलग प्रकार के रासायनिक पदार्थों से ये बने हुए हो सकते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन। उदाहरण आप कुछ ध्यान रखें इनका, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन है। ये क्या होता है ये भी हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलकर के बनाते हैं। बायोकेमिस्ट्री वाले जो थर्ड यूनिट है वहां पर भी हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। देन पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन्स, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, रिलैक्सिन और सिक्रिटीन। या एक होता है आपका स्टेरॉइड्स, जो कि एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोन और सेक्स हार्मोन जो है आपका, ये स्टेरॉइड्स हैं। और कुछ अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि अमीन या कैटकॉलएमीन्स होते हैं, जैसे कि आपका थायरोक्सिन हार्मोन है। इसी तरह से अमाइंस जो हैं, एडिनेलिन और नॉन एडिनेलिन, ये अमाइंस हैं। ओके, तो इसके बाद हम आ जाते हैं एक और हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो है हार्मोन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो इसको हम देख लेते हैं कि कोशिका कला के स्तर पर एक्शन जो है हार्मोन का किस प्रकार से होता है। तो इसको अगर आप देखें, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे कि ये पूरा डायग्राम आपको एक साथ नजर आने लग जाएगा। हार्मोन की क्रियाविधि की खोज के लिए सदरलैंड को 1971 में नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये हार्मोन का सिक्रीशन कर रही हैं, और ये हार्मोन ब्लड के अंदर सिक्रीट कर दिया गया है। इसको हम फर्स्ट मैसेंजर कहते हैं कि ये मैसेज जो है वो लेकर के और जा रहा है। ये ब्लड वेसल है ग्लैंड के पास में, इसके अंदर इसको सिक्रीट जो है वो कर दिया जाता है। ब्लड वेसल के थ्रू हार्मोन को इसकी जो टारगेट सेल है, टारगेट ऑर्गन्स जो है वहां पर उस सेल के अंदर इसको पहुंचाया जाता है। तो एक्चुअली जब ये सेल के कांटेक्ट में आता है तब सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर एक रिसेप्टर जो है वो पाया जाता है, जिससे जुड़ करके ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। और इसके बाद जब ये अंदर की ओर जाता है तो यहां पर जो एक और रिसेप्टर जो है उससे ये जुड़ता है, जैसे आपका एडिनिल साइक्लेज एक्टिव हो गया। ये एडिनिल साइक्लेज है, एडिनिल साइक्लेज एक्टिव। इसको एक्टिव करने के लिए आपका अब इसको फर्दर और इंफॉर्मेशन अंदर ले जाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसको ले जाने के लिए
ये यहाँ से ये जो मैसेज लेकर के आया है वो मैसेज किसी दूसरे वाहक को ये देता है, जिसको कि हम सेकंड मैसेंजर कहते हैं या कैरियर इसको कहा जाता है। जैसे इस केस में अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये साइक्लिक एएमपी है। ये क्या होता है? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो कि साइक्लिक फॉर्म में है, चक्रीय फॉर्म में ये होता है। तो ये क्या करता है? एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन लाइनेज, कि ये फिर एक चेन जो है वो बनाता है कि ये अपना मैसेज किसी दूसरे को देता है, फिर वो आगे मैसेज जाता है। और इस तरह से जो स्पेसिफिक सेल प्रोटीन होती हैं वो एंजाइम को एक्टिवेट करती हैं, और उसके कारण से फिर ये न्यूक्लियस के अंदर जाकर के और एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन का निर्माण जो है वो वहां पर करवाता है। तो ये इस तरह से इस हार्मोन के द्वारा, जो सेल के द्वारा जो नया निर्माण हुआ है, ये इसका फंक्शन है कि ये किस प्रकार से निर्माण जो है वो करवाता है। तो हार्मोन आपका प्राइमरी मैसेंजर हो गया, और जो साइक्लिक एएमपी है आपका, ये सेकेंडरी मैसेंजर कहलाता है। इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइक्लिक एएमपी किस प्रकार का है, या सेकेंडरी मैसेंजर का उदाहरण बताइए, तो आपको साइक्लिक एएमपी बताना है। ओके, तो वही बात जो मैं आपको यहाँ पर कह रहा था, इस डायग्राम में हमने जो बताया कि हार्मोन जो हैं वो फर्स्ट मैसेंजर होते हैं, प्राइमरी मैसेंजर होते हैं, जो कि ग्राही प्रोटीन से जुड़ते हैं, और इससे कोशिका कला की पारगम्यता जो है वो बदल जाती है। कोशिका कला में ही अंदर की तरफ उपस्थित एडिनिल साइक्लेज एंजाइम प्रेरित होकर के एटीपी को एएमपी के अंदर विघटित कर देता है, और ये एएमपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। एटीपी से साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन हो गया, और उसके कारण से आपका ये जो साइक्लिक एएमपी बना है, इसको सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो कहा जाता है, जो कि आगे की ओर इंफॉर्मेशन ये ले जाता है। अब हम बात करें अगर कि जीन के स्तर पर ये किस प्रकार से फंक्शन जो है वो करता है। जैसे कुछ हार्मोन, जैसे स्टेरॉइड और थायराइड हार्मोन जो हैं, वो रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़ जाते हैं, और ये प्रोटीन, जैसे मैं बता रहा था, कि न्यूक्लियस के अंदर पहुंच करके डीएनए से प्रोटीन जो का है निर्माण जो है वो करवाती है। जैसे ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हार्मोन, यहाँ तक तो वही फंक्शन रहेगा इसका, कि ये इस तरह से सेल के अंदर लेकर के आया है। और अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है आपका, ये किसी एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन से जुड़ता है, और उसके कारण से ये फिर आपका न्यूक्लियस के अंदर जाता है, और वहां से ये एक विशिष्ट प्रकार के एमआरएनए का निर्माण करवाता है, जो एमआरएनए वापस साइटोप्लाज्म में आकर के और प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और इस तरह से एक नई प्रोटीन का निर्माण जो है वो वहां पर होता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये जीन के स्तर पर इसका निर्माण जो है वो हुआ है। ठीक है, अब हार्मोन का लास्ट चीज जो बच गई है इसके अंदर, इसके बाद में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि हार्मोन का इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। तो ये वृद्धि, विकास, सुरक्षा, जनन और लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण जो है वो करते हैं, और हार्मोन मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करके हमारे शरीर में जो फंक्शनल टेम्पो है उसको बनाए रखते हैं, यानी आपकी जो कार्यात्मक क्षमता है उसको बनाए रखते हैं, और जो इंटरनल एनवायरनमेंट है शरीर का उसको होम्योस्टेसिस, समस्थैतिकता के अंदर ये रखते हैं, और कोशिकाओं में क्रियाओं में तालमेल बनाए रखने का काम करते हैं। और हार्मोन की मात्रा में गड़बड़ी हो जाने पर, यानी कमी या अधिकता हो जाने पर, फंक्शनल डिजीज जो है वो हो जाते हैं। अगर कम हो रहा है और उसकी वजह से जो हो रहा है, इसको हम कहते हैं हाइपोसिक्रीशन, या थोड़ी सी मिसप्रिंट हो रखी है, और या कम श्रावण, अल्प श्रावण, और अति श्रावण, हाइपर सिक्रीशन, जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर में से ये जो पार्ट है आपका ये पूरा हो गया है। अब इसके बाद में आपके सिलेबस में जो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे रखी है, उनके हार्मोन्स और उनसे जो फंक्शन है उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।